बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हमने पढ़ा था उसमें हमने केसेस पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। उसमें से सेकंड केस था कि व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। केस ये था कि अगर दो वेव्स हों, ठीक है, अगर हमारे पास टू वेव्स हैं और वो दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं और वो ट्रेवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में और उनकी डायरेक्शन जो है ट्रेवल की वो सेम हो, तो ये दोनों वेव्स जब बच्चों सुपरपोज होती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती है। अब पहली बात तो ये कि बच्चों को बीट्स के नाम से ही थोड़ी सी परेशानी होना शुरू होती है कि सर ये बीट्स एक्चुअली है क्या चीज़ है। इनको समझने के लिए ना आपको जो मैंने बातें बतानी है वो बहुत गौर से, ध्यान से, अच्छे तरीके से सुननी पड़ेंगी। इस लेक्चर के एंड तक आप जिन बच्चों को वो मसला होता है ना अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालने का, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कब करती है, लोडिंग करने से या स्क्रैप करने से, ठीक है, उसके बाद वो जो इसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आगे इस लेक्चर के अंदर हमने सारा कुछ बीट्स का जो हमारी एफएससी लेवल तक है इंशाल्लाह डिस्कस कर लेना है ताकि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। हम इस लेक्चर में सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है वो ये है कि टू वेव्स होंगी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की और उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, अब ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का होना बहुत ज़रूरी है बीट्स के लिए। और ये स्लाइटली डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया स्लाइटली का। यस, बिल्कुल, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बीट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बीट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इफ बीट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ द टू ट्यूनिंग फोर्क्स इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। इसीलिए ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो दो ट्यूनिंग फोर्क्स हम यूज़ करेंगे या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होगा तो बीट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इस बात का भी जवाब आपको इसी लेक्चर में आगे जाके मिलेगा कि 10 हर्ट्ज से कम क्यों होनी चाहिए। अभी हम सबसे पहले तो इस बीट्स को समझने से पहले अब बच्चों ये मैंने आपके सामने यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क बनाए हुए ये, ठीक है, ये सपोज करते हैं ट्यूनिंग फोर्क ए है और ये सपोज करते हैं ट्यूनिंग फोर्क बी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, एक ट्यूनिंग फोर्क बी है। सपोज करते हैं ए की, इनके ऊपर ना यहाँ पे करके ना इनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखी होती हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली जब लेके आते हैं जो ये ट्यूनिंग फोर्क, उसके अंदर आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो होती है वो इम्पोज होती है इनकी वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के मिलते हैं। लेट वी से आपकी बुक वाली वैल्यूज लेते हैं कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 हर्ट्ज है और बी की भी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो 32 हर्ट्ज है। अगर हम इन दोनों को अब इकट्ठा ट्यून्ड कर दें, अगर ये दोनों को इकट्ठा ट्यून्ड किया जाए, ठीक है, ए ट्यूनिंग फोर्क और बी ट्यूनिंग फोर्क के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है ए, ये ट्यूनिंग फोर्क है बी, दोनों की फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है। कॉन्सेप्ट सुनते जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा आपके लिए। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ए इधर पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कहीं यहाँ पे वो खड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी, वो बंदा जो साउंड सुनेगा उसको समझ नहीं आनी वो कौन से ट्यूनिंग फोर की है। उसकी वजह ये दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी में तो डिफरेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होगा वो एक सिंगल साउंड सुनेगा, सिंगल साउंड सुनेगा, सेम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनेगा वो, उस और उसको समझ नहीं लगनी कि वो कौन से ट्यूनिंग फोर्क से साउंड आ रही है, ठीक है जी। और इसको हम ऐसी साउंड को बोलते हैं प्योर नोट। क्या बोलते हैं इसको? जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली नोट है जिसमें आप लोगों को एक ही बस आवाज आ रही है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स की एक ही साउंड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी सेम है। हमने इनको, तो इसका मतलब है जब इनको इकट्ठा ट्यून्ड किया गया तो हमने देखा कि हमें एक सिंगल साउंड सुनाई दी गई, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली, जिसको हमने प्योर नोट का नाम दे दिया। अच्छा, अगर मैं क्या काम करता हूं बच्चों, मैं इसी ट्यूनिंग फोर्क ए को, ठीक है, ये इसको मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, इसको ये 32 हर्ट्ज ही रहने दिया। अच्छा, जो ट्यूनिंग फोर्क बी है इसकी बच्चों मैं कर देता हूं लोडिंग। क्या कर देता हूं? ट्यूनिंग फोर्क बी को मैं लोड कर देता हूं, लोडेड विद वैक्स या प्लास्टिसिन।
अच्छा, अब मैंने वैक्स या प्लास्टिसिन के मटेरियल के साथ इसको लोड कर दिया। लोडिंग से क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी भी ट्यूनिंग फोर्क को, याद रखिएगा, जब आप लोड कर देते हैं उसकी प्रोंग्स को, ये जो होती हैं ना, ये इसकी शाखें, ये इनको प्रोंग्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोंग्स बोलते हैं। सपोज करें मैंने किसी एक साइड के ऊपर, सॉरी, ये ए को तो नहीं छेड़ा हमने। सपोज करते हैं बच्चों, मैंने क्या काम किया, इस ट्यूनिंग फोर्क बी की, ठीक है जी, ये ट्यूनिंग फोर्क बी जो है, ये बी है, ये ए था, इस बी की किसी एक साइड को, किसी एक प्रोंग को बच्चों मैं वैक्स या प्लास्टिसिन के साथ लोड कर देता हूँ। अब लोडिंग से होता ये है कि लोडिंग से एक तो इसका मैस इंक्रीज कर जाता है। क्या इंक्रीज कर जाता है? जारी बात है, ट्यूनिंग फोर्क का मैस इंक्रीज कर जाएगा जब आप इसके ऊपर कोई भी लोडिंग कर देंगे वैक्स या प्लास्टिसिन मटेरियल की। अच्छा, अब इन्हीं मटेरियल्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैस हमने बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा बस स्लाइटली सा डिफरेंस लेके आना है। वो थोड़ा सा मैस जो इंक्रीज करेगा उसकी वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो वाइब्रेशंस है, आपको पता है कि मैस के बढ़ने से इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लाना, कोई 2 हर्ट्ज का, 3 हर्ट्ज का, 4 हर्ट्ज का, इतने का डिफरेंस लेके आते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं जी लोडिंग इतनी की हमने, बस मटेरियल इतना का लगाया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 32 की बजाय 30 हर्ट्ज हो गई। अब ये 32 जो ये वाले फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क था बी, ये बी, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले 32 हर्ट्ज थी, अब हमने कितनी कर दी है? अब बच्चों हमने इसको कर दिया है जी 30 हर्ट्ज का। अब लोडिंग करके इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। अब मुझे बताएं, जब इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, ये ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी, तो अगर अब हम इनको इकट्ठा ट्यून करें, नाउ दीज टू ट्यूनिंग फोर्क्स आर ट्यून टुगेदर, तो बच्चों हमें क्या सुनाई देगा? हमें अब सिंगल साउंड नहीं सुनाई देगी, बल्कि हमें साउंड में लाउडनेस, मतलब लाउड और फेंट साउंड हमें सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? लाउड एंड फेंट साउंड का मतलब कॉम्बिनेशन आपको सुनाई देगा। किसी जगह पे लाउड, किसी जगह पे जो है वो फेंट साउंड सुनाई देगी। तो इसका मतलब है आपको साउंड के अंदर एक पीरियोडिक, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज करते हैं, पीरियोडिक राइज एंड फॉल सुनाई देगा। पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। साउंड की इंटेंसिटी में हमें पीरियोडिक राइज एंड फॉल सुनाई देगा। अब ये राइज एंड फॉल जो आया है, ये कैसे आया, इसको हम अभी डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो पहले तो आप लोगों ने ये याद रख लेना कि ये जो साउंड के अंदर पीरियोडिक राइज एंड फॉल आता है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों बीट। क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड बीट या आर कॉल्ड बीट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये बीट्स क्यों सुनाई दी हमें? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया तो बीट्स क्यों सुनाई दी, उसको समझने के लिए बच्चों अब आपकी बुक ये डायग्राम है, सपोज करते हैं ये वाला ट्यूनिंग फोर्क ए है, ये ट्यूनिंग फोर्क ए से जो साउंड निकली है मैंने उसको ऐसे वेव की फॉर्म में शो कर दिया है, क्रस्ट रफ की फॉर्म में। और ये ट्यूनिंग फोर्क बी को क्योंकि आपने लोड किया हुआ है तो देखें आप, इसको भी आप लोगों ने शो कर दिया। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी पहले से इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो। देखने में भी नजर आ रहा है, इसमें अगर आप काउंट करें नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, आप नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ को काउंट भी कर लें। ठीक है, ये जिसने ये क्रस्ट है, ये फिर ट्रफ है, फिर ये क्रस्ट है, फिर ये ट्रफ है, यानी कि ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हुई, फिर 2 हुई, फिर ऐसे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे 9, फिर ये 10, 11, 12, 13 और ये बाकी ये वाली भी मिला के, और ये भी थोड़ी सी इधर जाएगी तो मिला के, यानी कि 14 बन गए तकरीबन। यहाँ पे अगर आप देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये सपोज करें 12। अब देखें दोनों में इसका मतलब है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब हम लोगों ने बच्चों ये दोनों ट्यूनिंग फोर्स की जो वेव्स हैं वो शो कर दी। अब इन दोनों ए और बी को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों वेव्स को सुपर पोजिशन की। जब हमने इनकी सुपर पोजिशन की तो बच्चों हमें ये कुछ इस तरह की ये वेव फॉर्म मिली है, कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला सी में। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझने वाली है वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखें हमने क्या काम किया। यहाँ पर 3 जो है ना वो डॉटेड लाइंस लगाई हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। जो यहाँ पर है अगर आप गौर से देखें, इस पॉइंट पर इसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ है। ये देखें एक्स का, इस डॉटेड लाइन को वाई का और इस डॉटेड लाइन को जी का नाम दिया है। आप देखें इधर पहली वेव ए वेव का क्रस्ट है और यहाँ पे भी बी वेव का क्रस्ट है। तो जब क्रस्ट में ऐड होगा तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट एक्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और देखें आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो हुआ है।
अच्छा, अगर अब आप इस पॉइंट पर देखें, ये पॉइंट पर ए वेव का ट्रफ है और यहाँ पे बी वेव का क्रस्ट है, तो जब क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हमें नजर आया कि वाई पॉइंट पर इस वक्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा, और अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट है तो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों ये जी पॉइंट के ऊपर आप देखें, दोबारा ए का क्रस्ट है और बी का भी क्रस्ट है, तो दोबारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ और इस पॉइंट के ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। अच्छा, अब आपको पता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो कौन सी साउंड सुनाई देती है? लाउड साउंड सुनाई देती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो कौन सी साउंड सुनाई देती है? फेंट साउंड सुनाई देती है। फिर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो कितनी साउंड सुनाई दी है? लाउड साउंड सुनाई दी है। तो आप देखें, क्या इसका मतलब, लाउड का मतलब क्या है कि साउंड में, साउंड की इंटेंसिटी में राइज आया। फेंट का मतलब है कि साउंड की इंटेंसिटी में फॉल आया। लाउड का मतलब है राइज आया। तो मेरी बात सुने, क्या बच्चों आप देखें इस पूरी वेव फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि कभी आवाज साउंड में राइज आ रहा है, कभी फॉल आ रहा है, कभी राइज आ रहा है, कभी फॉल आ रहा है, और यही पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर हम पेपर में इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? सर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल है। और भाई कोई मुश्किल नहीं है, देखें आप लोगों ने जो ये जो बना लेनी है ना, ए ट्यूनिंग 4 की वेव, ऐसे ये ए ट्यूनिंग 4 की वेव आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, इधर से अब हम, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास है जी ट्यूनिंग 4 बी की वेव, ये ले, ये मैंने ट्यूनिंग 4 बी की भी वेव बना ली। अच्छा, उसके बाद अब मैंने बनानी है रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव बनाने के लिए ना मैं 2 नंबर तरीका ये लगाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे ना सबसे पहले मैं सेंटर में एक लाइन लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। अब वो देखें, आप लोगों को पता है ना, ये ऐसे डॉटेड लाइन में ना ऐसे आप लोग शो कर लें, ये डॉटेड लाइन में ऐसे पहले शो कर लें इसको। अच्छा, जब आप डॉटेड लाइन में, अब ना थोड़ा सा आपको टेक्निकली खेलना पड़ेगा, यहाँ पे आपने इसको शो कर लिया। उसके बाद आप क्या काम करें, इसके अंदर आप लोग वेव शो करनी है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे जब आप लोगों ने ऐसे वेव शो करनी है तो यहाँ पे आप देखें बीच में ये ऐसे वेव बनाते जाएंगे, आप इधर से भी ऐसे वेव बनाते जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये, अब ना आप इधर डॉटेड लाइन लगा लें। थोड़ा सा डॉटेड लाइन आपने इस तरीके से लगानी है कि आपको आइडिया आ रहा हो कि इस पॉइंट के ऊपर देखें, इस पॉइंट के ऊपर इसका क्या आ रहा है, ये अगर ए ट्यूनिंग 4 का ये बी है तो इसका ट्रफ आ रहा है और इसका क्रस्ट आ रहा है, तो ये आप ये सीधी डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा देंगे स्केल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो इस पॉइंट पे दोनों का क्रस्ट 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 से मिल रहा है, ये देखो। अच्छा, और इस पॉइंट पे भी लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जो है ना, इनका क्रस्ट जो है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, मगर आपने वेव इस तरीके से बनानी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। घर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो है ना, ये मतलब ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो ये वाला जो लूप है ना, ये थोड़ा सा इधर आ रहा हो ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएंगे तीनों पॉइंट। तो ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी आपने बस प्रैक्टिस करनी है, तो ये आप लोगों ने बीट्स बना लेनी है इजीली, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको ये परेशानी अब नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें जी, जब हम लोगों ने ये बीट्स बना लेनी है, वो अब आप लोगों कहानी लिख देनी है। उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ है जो बच्चों को तंग करती है, यार ये 1/2 सेकंड कहाँ से आया, 1/4 सेकंड कहाँ से आया, ठीक है सर, बस ये बात आप बता दें फिर तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो भाई मेरी बात सुनो, आप ये अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो बेसिकली यहाँ से उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो हाफ सेकंड शो किया है, ठीक है। कितना शो किया है? हाफ सेकंड शो किया। तो जाहिर बात है, अगर ये 1/2 सेकंड होगा टोटल, तो इसका भी अगर हाफ करेंगे तो ये 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4 बनेगा, 1/2 का हाफ करेंगे तो 4 ही 1/4 बनेगा। बच्चे कहते हैं 1/2 का हाफ 4 कैसे होता है? कई चरसी लोग क्या काम करते हैं, ये 1/2 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 को 2 से काट देते हैं। ओ खुदा का खौफ खाना, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से 4 बनेगा। तो जब बोले ना किसी बच्चे को कि ये यार 1/2 का जब हाफ करेंगे, तो उनके दिमाग में फौरन यही आता है कि हम 2 को 2 से काट दें। तो ये कई बच्चे इस तरह की हरकतें कर जाते हैं पेपर में, जब हम पेपर चेकिंग करते हैं, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो जब हाफ का हाफ करेंगे तो 1/4 बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1/2 ही हो। अब बुक वाले ने ये वैल्यूज ली हैं, कई बुक्स में आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 की बजाय 1/4 सेकंड भी लिखा होगा। जब 1/4 सेकंड लिखा होगा, अगर ये लेट्स सपोज ये पूरा 1/4 सेकंड होता, तो 1/4 का हाफ करेंगे तो 1/8 होगा, तो ये वाला 1/8, ये वाला 1/8 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो टाइम इंटरवल उसने लिया उसके मुताबिक उसने उसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास बीट बनी हुई है ऐसे, ये देखना जरा गौर से, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे बीट बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, देखें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, या इसी को चलो देख लो, इसी वेव में देखें, अगर मैं कहता हूँ यार ये टोटल टाइम, पूरी एक वेव का टाइम है लेट्स सपोज 1 सेकंड, कितना है? 1 सेकंड। अच्छा, तो चले मुझे बताएं फिर ये वाला टाइम कितना होगा?
यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, सारी बात है वो 1 ओवर 2 सेकंड होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ये वाला टाइम बताओ भाई, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो ऑब्वियस ही बात है ये उसका भी हाफ हो जाएगा, तो 1 ओवर 4 सेकंड। अगर ये 1 ओवर 4 सेकंड है तो ये भी 1 ओवर 4 सेकंड है। अगर ये 1 ओवर 4 सेकंड है इसका मतलब ये भी 1 ओवर 4 सेकंड है। अगर ये 1 ओवर 4 सेकंड है इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, 1 ओवर 2 सेकंड ही होगा। तो वो ही आपकी बुक में उसने यही काम किया हुआ है। तो भाई पहली बात है घबराना नहीं है। दूसरी बात है कि इसको आप लोगों ने दोबारा से अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी कि अच्छा ये मामला था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बातें समझ आई होंगी। अब बच्चों बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मैं मजीद आगे बताने जा रहा हूं, देखें जो हमारा ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक की सबसे अच्छी जो है ना वो बात ये है कि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मगर है बड़े जबरदस्त है। अब देखें ये बीट्स, ये जब आपने बुक में पहला पैराग्राफ पढ़ना है, पहले पैराग्राफ में उसने ये कहानी लिखी होगी, फिर ये कहानी लिखी होगी, फिर उसने ये वेव्स बनाई हैं, उसने 1 ओवर 4 ये सारी बातें की हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी अगली बात करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बच्चों अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखें दोनों ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ट्यूनिंग फोक्स इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोक्स, जो दोनों ट्यूनिंग फोक्स हमने यूज किए हैं, दोनों ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एफ बीट, बीट फ्रीक्वेंसी। अब एफ बीट जो है ये दोनों का डिफरेंस है और बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी वाली फ्रीक्वेंसी हम कर देते हैं। तो लो जी हमारे पास ये बन गया बीट फ्रीक्वेंसी का एक बड़ा ही खूबसूरत फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए बी है तो मैं बजाय ये कि 1 2 लिखूं तो मैं इसको ए कर देता हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं बी कर देता हूँ। अच्छा, एफ ए ओवर एफ बी। अब ये जो बीट फ्रीक्वेंसी ये तो हो गया दोनों ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ये तो आपको पता चल गया, इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ बीट लिख देंगे। अब ए की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज, बी की है 30 हर्ट्ज, डिफरेंस आ रहा है 2 हर्ट्ज का। तो याद रखिएगा जो बीट फ्रीक्वेंसी है, आपकी बुक में ये लाइन भी लिखी है, इसका अगर ये 2 हर्ट्ज है इसका मतलब है कि आपको पूरी बीट के अंदर 2 मरतबा लाउड साउंड सुनाई देगी। तो आप देखें यहां पर डायग्राम में अगर आप देखें आपको कितनी मरतबा 2 लाउड सुनाई दे रही हैं, 2 लाउड साउंड सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी 2 हर्ट्ज है। बड़ी कमाल की बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। अच्छा, अगर ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 हर्ट्ज होता तो बच्चों आपको उसी बीट के अंदर 3 लाउड साउंड सुनाई देनी थी। अगर 4 हर्ट्ज का डिफरेंस होता तो आपको 4 लाउड साउंड सुनाई देनी थी। यानी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है, वो बताती है हमें नंबर ऑफ लाउड साउंड्स इन द बीट्स। तो हम कह सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी की मदद से हम नंबर ऑफ लाउड साउंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाउड साउंड्स जो होती हैं वो हमें बीट फ्रीक्वेंसी का बताती हैं। अच्छा, अब अगर यार मैं कहता हूं दोनों ट्यूनिंग फोक्स का भी डिफरेंस है 2 हर्ट्ज, तो देखें अब मैं आवाज निकालने जा रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनना। एक पर्टिकुलर टाइम में मैं 2 मरतबा ऐसे बोलता हूं, ये टाइम शुरू हो रहा है, टिन टिन, आपको बहुत अच्छी आवाज आई, आपने कहा वाह यार हमें तो दोनों लाउड साउंड बड़ी क्लियर सुनाई दी। अच्छा, अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 3 हर्ट्ज होता, मैं उसी टाइम में आवाज निकालता हूं टिन टिन टिन, तुमने कहा यार अभी भी मेरे को आवाज आई, ओके है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो, आवाज निकाली उसी टाइम में, उसी टाइम इंटरवल में टिन 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 टिन, थोड़ा परेशान हो गए तुम, थोड़ा सा, तुमने कहा चलो कोई नहीं आवाज तो आई। अगर 5 हर्ट्ज हो टिन 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 टिन, अच्छा तुमने कहा अभी भी आवाज आई। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऐसे ही मैं इसको 10 तक ले जाऊंगा तुम्हें थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया होता रहेगा। अगर मैं इसको 10 हर्ट्ज से भी ज्यादा ले जाऊं तो देखो भाई अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो और मैं लाउड साउंड सुनाऊं आपको उसी टाइम में टिन 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 टिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाना वैसे ही। क्या ख्याल है? तुमने कहना यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि लाउड कब आई। इसका मतलब है कि बीट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा का हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बोला हुआ है कि 10 हर्ट्ज से कम या 10 हर्ट्ज से कम डिफरेंस अगर होगा, ये 10 हर्ट्ज तक भी चलो कई दफ़ा चल जाएगा, मगर 10 हर्ट्ज से कम अगर डिफरेंस होगा तब आप बीट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अदरवाइज बीट्स को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है कि ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह पंखा चल रहा हो यार, पंखे के 3 पारे सपोज करो, आजकल तो माशाल्लाह ज़्यादा परों वाले भी आ गए हुए हैं, मुझे पता तुम मॉडर्न बचे हो, मगर अगर 3 परों वाला पंखा है जिस ज़माने के हम हैं, अच्छा तो
अगर वो पंखा अभी घूम नहीं रहा, तुम्हें तीनों पर उसके अलग नजर आएंगे, बहुत स्लो घूम रहा हो, तुम देख सकते हो कि कौन सा पर कहां पे जा रहा है, कौन सा कहां पे जा रहा है, कौन सा कहां पे। अगर वो ज्यादा स्पीड में घूम रहा होगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही यहां पे है, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से कम होगा, तुम इजीली लाउड साउंड और फेंट साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकोगे, मगर जब ज्यादा हो जाएगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकेंगे। तो ये इसका मतलब था। इसलिए बोलते हैं कि बीट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है वो स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट का मतलब ही ये था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये बातें मेरी समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो वीडियो जरूर यार लाइक करना, और नीचे कमेंट में भी बताना है कि सर जी लेक्चर लेने का मजा आया। ओके, फिर अगली बात बच्चों, देखें आप लोग वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिस तरह गिटार वगैरह है, ठीक है, वो गिटार में आप देखते हैं जो स्ट्रिंग्स होती है ना, उनके साथ स्क्रू लगे होते हैं जिनकी मदद से हम उनकी टाइटनेस और लूजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो जो टाइटनेस और लूजनेस जो होती है ना किसी भी स्ट्रिंग की, वो बेसिकली हमें उसकी टेंशन बताती है। और जो टेंशन होती है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम स्टेशनरी वेव्स में भी आगे जाके पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेव्स की वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर हम उनको सपोज करें उनको ऐसे सेट किया कि सारी जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर सारे गिटार की स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, आप उनको एट द सेम टाइम ट्यून करेंगे, आपको एक ही साउंड सुनाई देगी, आपको बीट नहीं सुनाई देगी। इसीलिए आप गिटार की स्ट्रिंग्स में से किसी एक को कम टाइट करते हैं, किसी को ज़्यादा टाइट करते हैं, किसी को लूज कर देते हैं बहुत ज़्यादा, किसी को नॉर्मल टाइट कर देते हैं, ताकि उन सारों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाएंगी। जब वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएंगी तो आप उनको अब इकट्ठा साउंड ट्यून करेंगे तो आपको मल्टीपल साउंड सुनाई देंगी, प्यारी प्यारी टिन 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 टिन, प्यारी प्यारी साउंड सुनाई देगी। वो जो प्यारी प्यारी साउंड होगी उसको हम बोलेंगे बीट, जिसमें आपको लाउड फेंट का मिक्सचर सुनाई दे रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बातें समझ आई होंगी। जो आपका बुक का आखिरी पैराग्राफ है कि बीट्स जो होती हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे यूज होती हैं, तो वो यही बात उसने लिखी हुई है। उससे ऊपर जो है वो बीट फ्रीक्वेंसी का लिखा है, उससे ऊपर ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, मेरी बोली हुई एक एक बात आपकी बुक में लिखी है। लो जी, अब हम चलते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो हर बच्चे को तंग करती है। एग्जाम्पल नंबर 8.2, मैंने कहा बीट्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चलो बच्चों को साथ साथ बता दूं ताकि इनका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा खुला ही रहे। अब ये जो एग्जाम्पल 8.2 है, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ये डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट खुलासों में डिफरेंट बुक्स में हुई है। बच्चों का हमेशा से 99% बच्चे इस चीज़ पे इतराज़ करते हैं, सर हमें ये एग्जाम्पल समझ नहीं आती सही तरीके से। तो चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद आज समझ आ ही जाए। कहता है जी आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अंग्रेजी आपने खुद लिखनी है बना के, ठीक है, कोई माई का लाल गलत नहीं करेगा अगर आप इसको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। एक ट्यूनिंग फोर्क है ए ये लो जी, हम एक ट्यूनिंग फोर्क बनाते हैं ये हमने एक ट्यूनिंग फोर्क बना दिया। और ये यहाँ पर हम दो ट्यूनिंग फोर्क्स क्योंकि उसने यूज करने हैं, मैं दूसरा बी का नाम देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। ये भी उसने बोलना है, वो जो अभी इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे। देखें जी, हमने ये बना दिया। कहता है ट्यूनिंग फोर्क ए जो है वो प्रोड्यूस करता है 4 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी। अच्छा, ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूस करता है बच्चों, ये ट्यूनिंग फोर्क ए जो है ये 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करवा रहा है ट्यूनिंग फोर्क बी के लिहाज से। अच्छा, और ए की फ्रीक्वेंसी उसने आपको क्वेश्चन में बोली हुई है 320 हर्ट्ज है। देखिए जरा गौर से सुना, ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी। बच्चों ए ट्यूनिंग फोर्क और बी को ट्यून किया गया तो 4 बीट्स पर सेकंड हमें सुनाई दी। इट इज फाउंड दैट बाय लोडिंग द बी विद सम वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू। अच्छा, अब उसने बी को जब लोड, अभी आपको बी की फ्रीक्वेंसी नहीं पता, ठीक है, कहते जब बी को लोड कर दिया ना, बी को लोड करने के बाद अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, वो इंक्रीज करके 6 बीट्स पर सेकंड हो गया है। लोड करने के बाद, बी को लोड करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो 6 बीट्स पर सेकंड हो गया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी अभी भी बच्चों 320 हर्ट्ज ही है, यानी कि मैं अगर इन दोनों केसेस में ए की फ्रीक्वेंसी बनाऊं तो ए की तो उसने जो बोली है वो 320 ही है, वो तो 320 हर्ट्ज ही रहनी है। अच्छा, ये ट्यूनिंग फोर्क ए है, ये ट्यूनिंग फोर्क बी है। भाई लोगों, अभी दोबारा से एक बार सुनिएगा इसको गौर से ताकि आपका दिमाग खुल जाए। अब जरा देखें, कहता है जब ए ट्यूनिंग फोर्क था उसकी फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज थी, बी के साथ उसको ट्यून्ड किया और हमें 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई दी।
याद रखिएगा, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फोर्क प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। इस वक्त अननोन हमारे पास बी है, तो एफ बी बराबर होगा एफ ए प्लस माइनस एन। एन यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड है। अब एफ ए है 320 हर्ट्ज और प्लस माइनस अगर मैं लगाऊं तो 4, इसका मतलब है कि आपका आंसर या तो 324 हर्ट्ज आएगा बच्चों, या आपका जो आंसर है वो 316 हर्ट्ज आएगा। एक बात तो डन हो गई कि आपका जो आंसर आना है या तो वो 324 हर्ट्ज आना है या वो बच्चों कितना आना है 316 हर्ट्ज आना है। अगर 4 ऐड करेंगे तो 324 आएगा, 4 माइनस करेंगे 316 हर्ट्ज आएगा। इसका मतलब आपके जो बी ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 324 हर्ट्ज होनी है, एक बात तो अब डन होगी, या वो 316 हर्ट्ज होनी है। अच्छा, या 324 हर्ट्ज है बच्चों, या वो कितनी है 316 हर्ट्ज है। अच्छा, यानी कि तुम यहां पे अगर डायग्राम में समझो तो 320 थी और बीट्स फ्रीक्वेंसी 4 आ रही थी। इसका मतलब है देखें 4 का डिफरेंस, यानी ए और बी का डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब है या तो ये 320 से 4 आगे है या 320 से 4 पीछे है, इसलिए हम प्लस माइनस करते होते हैं। अच्छा, अब एक बात तो डन होगी कि बी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो 324 है या 316 है। अच्छा, फिर कहते हैं जब आपने बी को लोड कर दिया, ये हमने इसकी किसी एक प्रोंग को लोड कर दिया और लोड करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई है, वो 4 से 6 हो गई है। कितनी हो गई है बच्चों, 4 से 6 हो गई है। या और कहते हैं बताएं ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी जब आपने इसको लोड कर दिया है, लोडिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा, अब एक बात तो मुझे बताएं, जब हमने इसको लोड किया तो ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है ये 6 आई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो ये जो बी है ना, या तो अब ये होना है, देखें 320 में 6 ऐड करें, या तो ये 326 हर्ट्ज होगी लोडिंग के बाद, या अगर इसमें से मैं 6 कम करूंगा तो 314 हर्ट्ज होगी। दोनों में से कोई एक काम तो होगा। यानी कि अब ये लोडिंग के बाद इस बी की फ्रीक्वेंसी इस हमने इसके लिहाज से और इसके लिहाज से निकाली, या तो इतनी होनी है या इतनी होनी है। अब सपोज करें आप एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू में आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो आप देखिए उससे तो लोडिंग के बाद की पूछी है, व्हेन लोडेड, लोडेड के बाद की बी की फ्रीक्वेंसी बताएं। इसका मतलब है अब वो ऊपर वाली दोनों ऑप्शंस गई, अब ये होनी है 326 हर्ट्ज होनी है या 314 हर्ट्ज होनी है। यानी कि एफ बी प्राइम की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो अब ये बराबर होगी एफ ए प्लस माइनस अब न्यू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। तो अब क्योंकि 320 में अब ऐड या माइनस होना है 6 ने, तो आपका आंसर या तो 326 हर्ट्ज आना है या आपका आंसर 314 हर्ट्ज आना है। अब हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होना है। अच्छा, अगर बच्चों अब मैं क्या काम करता हूं, मैं कौन सा आंसर चूज करूं। आप देखें बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इंक्रीज किया है, तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है और लोडिंग के बाद आपको पता है कि जो ट्यूनिंग फोर्क बी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी होती है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि अगर अगर ट्यूनिंग फोर्क बी की लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है, देखो ना एफ बीट क्या होता है, एफ बीट होता है बच्चों एफ ए माइनस एफ बी है। अच्छा, अगर आप बी को लोड कर देते हैं, सपोज करें पहले इनका डिफरेंस आ रहा था 4, ठीक है, जब यानी कि ये 320 माइनस मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज 316, डिफरेंस आ रहा था 4। जब मैंने बच्चों बी को लोड कर देना है तो लोडिंग के बाद तो उसकी फ्रीक्वेंसी अब और डिक्रीज हो जानी है। इसका मतलब है कि पहले पहले सबसे जो लोडिंग से पहले मिनिमम फ्रीक्वेंसी 316 थी। सुनना हाई लेवल की बात, लोडिंग से पहले ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो थी वो 316 थी। तो यार लोडिंग के बाद, लोडिंग से पहले 316 थी, लोडिंग के बाद इससे कम आएगी या ज्यादा आएगी। लोडिंग के बाद तो फ्रीक्वेंसी वैसे डिक्रीज करती है, तो 316 से कम वाली जो ऑप्शन है वो 314 हर्ट्ज ही है। तो बच्चों इसका मतलब इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी, करेक्ट आंसर इज, क्योंकि लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है तो 316 तो पहले भी उसकी थी, तो अब तो उससे भी कम होगी, तो योर करेक्ट आंसर इज 314 हर्ट्ज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं समझने के, ठीक है, मगर ये सबसे देसी तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 8.7 की तरफ। सॉरी न्यूमेरिकल नंबर, ये न्यूमेरिकल है। कहता है जी 2 ट्यूनिंग फोर्क्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 2 ट्यूनिंग फोर्क्स हैं
और इनकी ये सपोज करते हैं, और इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी आई है, बीट्स पर सेकंड, वो आया बच्चों आपके पास 3 हर्ट्ज। कितना आया है? ये है 3 हर्ट्ज। अच्छा, द frequency of the one fork is 256 hertz. Its frequency is then slowed by adding a bit of wax to one of its prong. अच्छा, कहते हैं कि उसकी यानी कि उनमें से किसी एक ट्यूनिंग फोर्क की, सपोज करेंगे ए है, ये बी है, ठीक है। लेट वी से, मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ए की, वो 256 हर्ट्ज थी। अब बी की कितनी होगी? यार जाहिर सी बात है, अब बी की फ्रीक्वेंसी या तो ये 259 हर्ट्ज होनी है या ये 253 हर्ट्ज होनी है, ठीक है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमने देखा, सपोज करते हैं जी ए की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स जो आ रही हैं वो 3 बीट्स पर सेकंड आ रही हैं। अच्छा, तो अब हमने ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेकंड, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। अच्छा, अब बीट फ्रीक्वेंसी, अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला था नॉन प्लस माइनस एन, ये वाला फार्मूला आपको बताया हुआ है। अच्छा, अब आप क्या काम करेंगे, 256 में वही जो मैंने वहां पे बता दिया है, मगर ये कैलकुलेशन में आपने ऐसे लिखना है, 259 हर्ट्ज आएगा या आपका आंसर 256 हर्ट्ज आएगा। अच्छा, ये दोनों आंसर आपके आ सकते हैं। हमने यानी कि ए और ये इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमने ये दोनों आंसर निकाल लिए हैं। मगर उसने ना एक बड़ी खूबसूरत बात की है, कहता है जब आपने ए को लोडिंग कर दी है, ए की क्या कर दी है, लोडिंग कर दी है, और इस यानी कि कुछ हमने वैक्स लगा दी है उसकी प्रोंग के ऊपर, प्रोंग उसकी शाख को बोलते हैं, ये ले हमने ए की किसी एक प्रोंग के ऊपर लोडिंग कर दी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अब पहले 256 से अब कम ही होनी है। तो एक बात तो डन है कि जब इसकी लोडिंग कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लेस देन 256 हर्ट्ज ही आपकी आएगी, वो 256 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं आनी। अच्छा, मगर अगली बात उसने ये बोली है कि जब आपने उसको लोडिंग की है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, लोडिंग के बाद, आफ्टर द लोडिंग, ए की फ्रीक्वेंसी तो कम हो जानी है, लोडिंग के बाद बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी बच्चों वो कम हो गया हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लोडिंग के बाद 3 से 4 1 हो गया हुआ है, 3 से 1 हो गया हुआ है, और आपने सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है। अच्छा, अब देखें, अगर मैं अपना आंसर 259 लेता हूं, क्या लेता हूं, 259 लेता हूं, तो होगा क्या, 259 लेट्स सपोज मैंने ये ली, ठीक है, कितनी ली, 259 हर्ट्ज लिया। अब ये लोडिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 256 से कम होनी है, या ये 255 होनी है, या ये 254 होनी है, या ये 253 होनी है, और ये तो उससे कम ही होती रहनी है। अच्छा, अब आप इन दोनों का डिफरेंस लें, मुझे बताएं 259 में से 255 निकालेंगे तो वो तो डिफरेंस तो 4 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे वो डिफरेंस 5 आ जाएगा, यार इसमें से इसको माइनस करेंगे वो डिफरेंस कितना आ जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी का 6 आ जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज की है यार, वो तो 1 हुई है, और यहाँ पे ये क्या कर रही है, अगर ये वाली ले रहे हैं इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है 259 का केस अगर हम लेंगे तो हमारा मामला खराब हो जाएगा, तो 259 वाले से हम ये नहीं ले सकते। अच्छा, अगर मैं अब इसको 253 कंसीडर करता हूँ, ओके, अब बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखें, अब ये 255 है, ये 253 है, डिफरेंस कितना आया, यहां पे अब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो आ गया जी 2 हर्ट्ज का। अच्छा, फिर हमने काम किया, अब 254 का डिफरेंस लेते हैं 253 से, वो कितना आ गया, 1 हर्ट्ज का। इसका मतलब है, और देखें यहाँ पे हमने देखा भी है कि लोडिंग के बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो पहले से 3 से 1 हुई है, इसका मतलब ये 1 हर्ट्ज वाली कंडीशन 253 के साथ पूरी हो रही है, 259 वाली के साथ पूरी नहीं हो रही थी। इट मीन्स योर करेक्ट आंसर, जो आपकी सारी कंडीशन के ऊपर पूरा उतर है, वो आपका करेक्ट आंसर 253 हर्ट्ज है, तो आप यही अपना करेक्ट आंसर मानेंगे। तो भाई लोगों, एक दोबारा से समराइज करता हूं मैं इसको, आपने परेशान नहीं होना। देखें, कोई मसले वाली बात नहीं थी, ए ट्यूनिंग फोर्क को जब लोड नहीं किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 256 थी और बीट फ्रीक्वेंसी 3 थी, हमने इन दोनों के लिहाज से ये निकालनी। अच्छा, अब लोडिंग के बाद ये फ्रीक्वेंसी 256 से कम हो गई, 255, 254 या 253 वगैरह ही होनी है ना, इतनी की कम होनी है ना। अच्छा, फिर इधर आप देखें, इसका मतलब है कि अगर मैं 259 लेता हूं तो वो मैं इन फ्रीक्वेंसीज के साथ जब मैच करता हूं तो हम देखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज कर रही है, हालांकि उसने बोला कि वो 1 होगी, इसका मतलब कि 259 वाला जो बात है वो हमारी इस कंडीशन के ऊपर, दी गई कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। जब हमने 253 को चूज किया, हमने देखा डिफरेंस लिया, तो बीच में वो डिफरेंस जो है वो
कम हो रहा है, और वो कम हो रहा है 253 यूज करके डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो ये हमारी कंडीशन के ऊपर पूरा उतर है। दैट इज वाई ओवर करेक्ट आंसर इज 253 हर्ट्ज। अब आपने इस चीज को अंग्रेजी में खुद लिखना है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप, ठीक है। मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट देना, अंग्रेजी आपने खुद बना के इसकी लिख देनी है, फिर कोई माई का लाल आपका ये न्यूमेरिकल भी गलत नहीं करेगा। लो भी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये तमाम बातें बीट्स की समझ आ गई होंगी, एग्जाम्पल भी, और ये इसकी जो सारी किताब में चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो पुत्र इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो, ताकि वो भी जो बीट्स का टॉपिक मुश्किल समझते हैं, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल खास तौर पे, ठीक है, वो भी इसको आसान समझें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।